Good morning everyone, welcome to my channel. Today I am going to solve some questions of non-homogeneous system of linear equations using Gauss-Jordan elimination method. Okay, let's start with our first question. Here I write my first question. It is non-homogeneous. Why? Because here on the right side we have some constants, and if we have zeros here instead of the constants, then our system becomes the homogeneous system of linear equations. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपना ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे. तो जो मेरा ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है डिनोट करते हैं हम उसको ए बी से. और सबसे पहले हम अपने कोफिशिएंट्स लिखेंगे, अपने वेरिएबल्स के साथ के कोफिशिएंट्स. और हमने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो ऑर्डर में है, लाइक x1 x2 x3, x1 x2 x3 एंड x1 x2 x3. तो मैं इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड अब कोफिशिएंट्स लिख सकती हूँ. x1 का कोफिशिएंट है 1, देन x2 का कोफिशिएंट है 1 और x3 के साथ कोफिशिएंट है 1. सिमिलरली इधर सेकेंड इक्वेशन में x1 का है कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट है 1 प्लस a और x3 का कोफिशिएंट है 1. नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन में x1 का है कोफिशिएंट 1, x2 का 1 एंड x3 का कोफिशिएंट है 1 प्लस a. और डॉटेड लाइन के साथ में अपने इक्वालिटी के राइट साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो लिखूँगी a, 2a एंड 3a. तो ये मेरे पास मेरा ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया. अब स्टूडेंट्स हमने इसको कन्वर्ट करना है अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में. क्यों? क्योंकि हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं. मैंने लास्ट लेक्चर्स में हमने जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे, तो उसके लिए गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था. उसमें हम अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं एचलन फॉर्म में. गॉस जॉर्डन के लिए हम इसको रिड्यूस करेंगे रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में. रिड्यूस एचलन फॉर्म में करने के लिए गॉस जॉर्डन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसीजर की, उसके लिए इन शॉर्ट हम ये करते हैं कि हमारा जो भी मैट्रिक्स होता है, अगर हम उसका स्क्वायर मैट्रिक कंसिडर करें, लाइक इन दैट मैट्रिक्स हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है. अगर हम इसको इग्नोर करें तो हमने अपने स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें अपने डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 चाहिए होते हैं. जिस तरह यहाँ पे दिस इज द डायगोनल. अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करूँ तो उसका डायगोनल मेरे पास ये है. मुझे इसके एलिमेंट्स 1 चाहिए तीनों के, और मुझे अदर ऑल द एंट्रीज जो है उनको 0 करना है. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री होती है, ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 1 है. अगर यहाँ पे 1 नहीं होती तो हम अपने किसी स्टेप से इसको सबसे पहले 1 बनाते. नेक्स्ट स्टेप में हमें इससे नीचे के टर्म्स को, एलिमेंट्स को 0 करना है. तो और इसी टर्म को, एलिमेंट को यूज़ करते हुए मुझे अपने नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है. तो हम पहले सबसे मैं ऑपरेशंस लिखती हूँ कि कौन से ऑपरेशंस होंगे कि मेरे पास ये 2 एलिमेंट्स 0 आएंगे. आप देखिए, अगर मैं R2 में से R1 माइनस कर दूँ, सिंपल ऑपरेशंस हैं, R2 माइनस R1 करूँ तो मेरा पास ये एलिमेंट 0 हो जाएगा. और R3 में से आप इसको इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं ऑपरेशन को, और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट R2 बिकम्स दिस. और R3 पे मैं क्या ऑपरेशन करूँगी, R3 बिकम्स, R3 में से भी, अगर R3 में से भी R1 माइनस कर दूँ तो भी आपके पास ये एलिमेंट 0 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इक्वालिटी लिखी थी. ये मैट्रिक्स तो हमारे पास ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, पर जो नेक्स्ट मैं इस पे रो ऑपरेशंस करूँगी तो ये मैट्रिक्स मेरे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं रहेगा. यहाँ पे क्योंकि इस पर रो ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं, तो ये रो इक्वलेंट टू दिस मैट्रिक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी. तो अब हम अपना ऑपरेशन करते हैं. R1 एज इट इज़, मेरे पास रो 1 एज इट इज़ रहेगी, विच इज़ 1 1 1 a. R2 पे ऑपरेशन कर रही हूँ, R2 में से R1 माइनस करूँगी तो 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 प्लस a माइनस 1 इज़ a, 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड 2a माइनस a इज़ a. और R3 पे ये ऑपरेशन करूँगी, R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 प्लस a माइनस 1 इज़ a एंड 3a माइनस a इज़ 2a.
ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अब मुझे अपना ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट 1 चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं R2 को अगर डिवाइड कर दूँ A के साथ या मैं 1/A के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ रो 2 को, तो मेरे पास जो सेकंड एलिमेंट है डायगोनल का वो 1 हो जाएगा। तो अपना ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ मैंने ऑपरेशन कर दिया, मैंने 1/A के साथ मल्टीप्लाई किया है रो 2 को। यहाँ पे रो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो रो 2 हमारे पास आ गई 0 1 0 1, और R1 और R3 जो है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेंगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, अपने सेकंड जो है डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 करने के बाद मुझे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में इस एलिमेंट से ऊपर और नीचे की टर्म्स को 0 करना है। उसके लिए ये हमारे पास ऑलरेडी इसके नीचे वाली टर्म 0 है, और मुझे इसको 0 करने के लिए क्या ऑपरेशन मैं अप्लाई करूँगी, अगर मैं R1 में से R2 माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन लिखती हूँ मैं पहले। R1 में से मैं अगर माइनस कर दूँ R2, तो 1 माइनस 0 इज़ 1 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड 1 माइनस 0 इज़ 1 एंड A माइनस 1 इज़ दिस, और R2 और R3 जो है वो एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ 0 1 0 1 एंड 0 0 A 2A। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि आप अगर एक लाइन से चलेंगे, एक सीक्वेंस से चलेंगे, तो आपके पास मिस्टेक के चांसेस कम हैं। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो पिवट को आप 1 करते हैं, पिवट होता है किसी भी रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट पिवट के नीचे के एलिमेंट्स को 0 किया, फिर आपने सेकेंड रो का जो पिवट है उसको 1 बनाना होता है, और आपने इसी पिवट की रो को यूज़ करते हुए, इसी एलिमेंट को यूज़ करते हुए इसके ऊपर और नीचे की टर्म्स 0 करनी होती हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने थर्ड जो है रो का डायगोनल एलिमेंट जो बनता है हमारे पास, इसको पिवट को 1 बनाना होता है, और उसके बाद उसी को पिवट को यूज़ करते हुए उसके ऊपर के एलिमेंट्स को 0 करना होता है। इस सीक्वेंस से मेरे पास ये होता है कि मेरे पास जो मैंने ऑलरेडी अपने एलिमेंट्स 0 रिक्वायर्ड होते हैं, जो मैंने इनको 0 किया होता है, वो दोबारा से मेरे पास नॉन ज़ीरो नहीं बनते। अगर हम रैंडमली ऑपरेशंस करेंगे और रैंडमली रोज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने ऑलरेडी अपने एलिमेंट्स को 0 बना दिया है तो वापस वो नॉन ज़ीरो टर्म्स बनते जाएं। और ये नेक्स्ट स्टेप पे मुझे क्या करना है, मुझे इस डायगोनल के एलिमेंट को 1 करना है। उसके लिए मैं R3 को रो 3 को डिवाइड कर दूंगी A के साथ। तो ऑपरेशन करते हैं 1/A टाइम्स रो 3। यहाँ पे मैंने जब 1/A को मल्टीप्लाई किया है रो 3 के साथ, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज़ लिखती है, और रो 3 के साथ जब डिवाइड हुआ है A, तो मेरे पास 0 0 1 और 2 आ गई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाने के लिए सिर्फ मेरे पास अब ये रह गया कि मुझे इस एलिमेंट को 0 करना है। अब मुझे जो थर्ड पिवट है मेरा, विच इज़ दिस, थर्ड पिवट का मतलब है कि जो थर्ड रो का पिवट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में सब एलिमेंट्स को 0 करना होता है। तो इसको 0 करने के लिए ऑपरेशन में क्या करूँगी, और मुझे इसे पिवट को यूज़ करके करना है ऑपरेशन। R1 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ R3, तो मेरे पास ये एलिमेंट 0 आ जाएगा और बाकी कोई भी टर्म चेंज नहीं होगी। तो 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस 0 इज़ 0, 1 माइनस 1 इज़ 0, एंड A माइनस 1 माइनस 2 इज़ A माइनस 3, और सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज़। ओके स्टूडेंट्स, अब यूजिंग गॉस जॉर्डन मैथड आपके पास जो है ये आपका मैट्रिक्स, ये रिड्यूस एशलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इसका अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करें। और अगर हम गॉस जॉर्डन की जो आपके पास बाय डेफिनेशन है उसको देखें, तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो फर्स्ट पिवट है हर रो का वो 1 होना चाहिए। फर्स्ट रो को अगर हम देखें तो इसका पिवट है फर्स्ट 1, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ दिस रो इज़ 1। और नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट होता है कि मेरे पास उस पिवट के पूरे कॉलम में बाकी सब एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो ये 1 है, इस पिवट के बाकी एलिमेंट्स में बाकी कॉलम्स में बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। सिमिलरली सेकंड पिवट है मेरे पास सेकंड रो का, जो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ये पिवट है आपके पास सेकंड रो का। और आपने इस गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में सेकंड पॉइंट मेरे पास ये होता है
के पिवट के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो, तो इस पिवट के कॉलम में भी ये एलिमेंट्स दोनों ज़ीरो हैं। और सिमिलरली इस रो का ये पिवट है थर्ड रो का, और इसके भी कॉलम में बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो ये मेरे पास रिड्यूस्ड एचएन फॉर्म आ गई है अपने मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे देखिए आप कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास सेम है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के लिए, कि आपके पास यहाँ पे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कौन सा है आपका, ये वाला जो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, इसका आप रैंक देखें विच इज़ 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इसमें 3 हैं। रैंक ऑफ ए बी किसके इक्वल है, ए बी ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स है, इसकी भी रोज देखें आप तो नॉन ज़ीरो नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 हैं। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं इसमें हमारे पास, नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 हैं हमारे गिवन क्वेश्चन में। हमारे पास जो अननोन्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, x1 x2 एंड x3। तो आपके पास जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन होता है तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। Hence, there exists a unique solution of the given system। और उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, वो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मुझे वापस जो मेरा ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है इसको मुझे वापस लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो गॉसियन एलिमिनेशन पढ़ा था उसमें ये होता है कि मेरे पास यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है, तो यहाँ पे मेरे पास नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं, तो मेरे पास इक्वेशंस में और वेरिएबल्स भी आते हैं और मुझे बैक सब्स्टिट्यूशन करके x1 x2 और x3 अपनी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी आसानी ऐसे होती है कि मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे x1 x2 और x3 की वैल्यू आ रही होती है वेरिएबल्स की, यहाँ मुझे इस केस में बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी होती। कैसे, अगर आप अपने इस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स को देखें, इसको आपने कन्वर्ट करना है अब वापस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में। अब आप फर्स्ट रो से फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये एलिमेंट है 1, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल होगा, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय x3 इक्वल्स टू a माइनस 3। तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली जो है वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती है इन केस ऑफ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड रो से मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी दैट x2 इक्वल्स टू 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल x2, तो यहाँ पे x2 इक्वल्स टू 1 है एंड x3 इक्वल्स टू 2। तो hence this is the unique solution of our given system of non-homogeneous linear equations। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया जो है वो मैं दोबारा आपसे शेयर कर लेती हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। इन केस किसी ने अगर लास्ट लेक्चर जो है वो नहीं देखा, तो ये हमारे पास कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया है फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसके लिए मेरे पास क्या होता है, मेरा जो सिस्टम है कंसिस्टेंट होता है अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी होता है, और मेरे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इफ़ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, और अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी है और रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन होते हैं, तो मेरे पास इनफाइनाइटली सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। और मेरा सोल्यूशन इनकन्सिस्टेंट होता है या मेरे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इट्स नॉन होमोजीनियस, क्योंकि आपके राइट साइड पे इक्वालिटी के कांस्टेंट्स मौजूद हैं। अगर यहाँ पे इन कांस्टेंट्स की जगह मेरे पास 0 होता सब इक्वेशंस में, तो मेरे पास सिस्टम होमोजीनियस हो जाता। तो फॉर नॉन होमोजीनियस और गॉस जॉर्डन से हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। And we have 5 unknown in this systems, x1, x2, x3, x4 and x5। ये आपके पास वेरिएबल्स जो है सिस्टम में 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज़ ए बी इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमने ऑर्डर का ख्याल रखना है। आपके पास सबसे पहले x1, x2, x3, x4, x5, हम अपने इस ऑर्डर से वेरिएबल के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, x1 देन x2 देन x3 देन x4 देन x5। तो इसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट रो है वो बनाऊंगी। x1 का कोफिशिएंट है 1, x2 का कोफिशिएंट है 1, x3 का कोफिशिएंट है -1, x4 का कोफिशिएंट है आपके पास इसके फर्स्ट इक्वेशन में 0,
x5 का कॉफिशेंट है 0 और आपके पास इक्वालिटी के साइड पे मेरे पास एक 1। सेकेंड इक्वेशन लिखूंगी, इसमें x1 का कॉफिशेंट है मेरे पास 0, x2 का कॉफिशेंट है 1, x3 का है 1, x4 का है -1 और x5 का भी है 0 इक्वल्स टू 1। हाउ, यहाँ पे आप देखें, जैसे अगर मैं लिखती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 0 टाइम्स x4 प्लस 0 टाइम्स x5, तो इस तरह से मेरे पास x4 और x5 के कॉफिशेंट्स 1 आते हैं, सॉरी 0 आते हैं। ओके, फॉर द इक्वेशन 3, x1 का कॉफिशेंट है 0, x2 का भी है 0, x3 का कॉफिशेंट है 1, x4 का भी है 1 और x5 का है -1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे फिर x1 का कॉफिशेंट है 0, x2 का कॉफिशेंट है 0, x3 का -1, x4 का 1, x5 का 1 इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे x1 का कॉफिशेंट है 0, x2 का कॉफिशेंट है -1, x3 का कॉफिशेंट है +1, x4 का कॉफिशेंट है +1, x5 का कॉफिशेंट है 0 इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास हमारे गिवन सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। स्टूडेंट्स, अब हमने इसको सॉल्व करना है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से। उसके लिए मुझे अपने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में। और उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर मैं कंसिडर करूँ अपने स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो दिस इज़ द 5x5 मैट्रिक्स। अगर मैं इग्नोर करूँ फॉर एग्जांपल इस कॉलम को, और मुझे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे अपना फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का पिवट उसको 1 करना होता है और उसके नीचे के सब एलिमेंट्स को 0 करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे अपनी सेकेंड रो का जो पिवट है उसको 1 करना होता है और उसके ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे अपनी थर्ड रो के पिवट को 1 करना होता है और उसके नीचे और ऊपर के सारे एलिमेंट्स को 0 करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे अपनी फोर्थ रो के पिवट को, यहाँ पे जो डायगोनल बनता है, उसको 1 करना होता है और उसके नीचे और ऊपर के सारे एलिमेंट्स को 0 करना होता है। और लास्ट में मुझे अपने जो रो 5 है उसके एलिमेंट को पिवट को 1 करना होता है और उसके ऊपर के सब एलिमेंट्स को 0 करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सबसे फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट पिवट है फर्स्ट रो का वो ऑलरेडी 1 है और उसके नीचे के ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स मेरे पास 0 हैं, तो इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास यहाँ पे सेकेंड रो का पिवट भी ऑलरेडी 1 है और मुझे अब क्या करना है, मुझे इस पिवट के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के बाकी सब एलिमेंट्स को 0 करना होता है। कि मेरे पास डेफिनेशन है रिड्यूस एचेलन फॉर्म की। तो अब मुझे इस पिवट को यूज़ करते हुए, इस 1 को यूज़ करते हुए मुझे ये एलिमेंट 0 करना है और ये एलिमेंट 0 करना है। तो उसके लिए मैं क्या ऑपरेशन करूँगी, इस पिवट की रो को ही यूज़ करूँगी। अगर मैं R1 में से माइनस कर दूँ R2, इसमें से मैं ये माइनस करूँ तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। और R5 में 1 2 3 4 दिस इज़ द फिफ्थ रो, R5 में मैं ऐड कर दूँ R2 यही पिवट, तो मेरे पास ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन देखते हैं अपना। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं आएगा। रो ऑपरेशंस अप्लाई होने लगी हैं तो दिस मैट्रिक्स बिकम्स इक्वलेंट टू दैट मैट्रिक्स, रो इक्वलेंट टू। तो यहाँ पे पहले मैं अपने ऑपरेशन लिखने लगी हूँ। R1 को मुझे चेंज करना है इस एलिमेंट के लिए, R1 माइनस R2 इस एलिमेंट को 0 करने के लिए, और ऑपरेशन हो रहा है R1 पे। और R5 को मुझे चेंज करना है तो R5 बिकम्स, R5 में मैं अगर ऐड कर दूँ R2 तो मेरे पास ये दोनों एलिमेंट्स चेंज हो 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे ऑपरेशन मेरा हो गया, मैंने रो 1 में से सब्ट्रैक्ट किया रो 2, तो मेरे पास रो 1 चेंज हुई है, रो 2, रो 3, रो 4 एज इट इज़ लिखी है। और रो 5 पे ऑपरेशन किया है कि रो 5 में ऐड कर दिया है रो 2, तो मेरे पास रिजल्टेंट रो 5 ये आ गई है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, अब इस पिवट के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मेरे पास 0 हो गए। अब नेक्स्ट मुझे थर्ड रो का पिवट देखना है। दिस इज़ अ थर्ड रो और इसका जो डायगोनल एलिमेंट बनेगा दिस, ये मेरे पास ऑलरेडी 1 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस जो है एलिमेंट, ये थर्ड पिवट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में इसके ऊपर और नीचे के बाकी सब एलिमेंट्स को 0 करना है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 सब पे ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो दिस मैट्रिक्स इज़ रो इक्वलेंट टू दिस मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिखने लगी हूँ। सबसे पहले मुझे इस पिवट को यूज़ करते हुए अपने बाकी एलिमेंट्स को 0 करना है।
रो 1 पे क्या ऑपरेशन होगा मेरे पास, अगर मैं रो 1 में ऐड कर दूँ 2 टाइम्स रो 3 तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। ओके, रो 2 पे क्या ऑपरेशन होगा, अगर मैं रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ रो 3 R2 माइनस R3 तो मेरे पास ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। रो 3 एज इट इज़ मुझे रखनी है। रो 4 में क्या करूँगी मैं, रो 4 में अगर मैं रो 4 में ऐड कर दूँ R4 प्लस R3 तो मेरे पास ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। और फिर R5, अगर R5 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ 2 टाइम्स रो 3 तो मेरे पास ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट रो पे ऑपरेशन अप्लाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले R1 में मुझे क्या करना है, रो 1 में ऐड करना है 2 टाइम्स रो 3। तो सबसे पहले R1 में अगर मैं 2 टाइम्स, यहाँ पे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 3 का 0 है तो 1 प्लस 2 टाइम्स 0 इज़ 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर 0 में प्लस 2 टाइम्स 0 0 रहेगा, -2 प्लस 2 टाइम्स 1 0 हो जाएगा। 1 यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये जो एलिमेंट है 1, R1 is 1 plus 2 times corresponding element of R3 which is 1 plus 2 is 3, ये एलिमेंट आपके पास 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास R1 का एलिमेंट 0, तो 0 में ऐड करना है 2 टाइम्स corresponding element of R3 which is -1, so this is equals to -2। और सिमिलरली लास्ट एलिमेंट के लिए मेरे पास R1 का एलिमेंट है 0 और मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टाइम्स R3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विच इज़ 1, दिस इज इक्वल्स टू +2। तो मेरे पास ये ऑपरेशन पूरा अप्लाई किया है जो मैंने रो 1 पे, तो मेरे पास रो 1 रिजल्टेंट ये आ गई है। सिमिलरली मैंने R2 पे ये ऑपरेशन अप्लाई किया है जब, तो मेरे पास R2 इसमें कन्वर्ट हो गई है। R3 मैंने एज इट इज़ लिखी है, R3 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। R4 में ये ऑपरेशन अप्लाई किया है तो मेरे पास R4 ये आ गई है। और R5 पे ये ऑपरेशन अप्लाई किया है तो मेरे पास रिजल्टेंट R5 ये आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, अब मेरे ये 3 डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो गए हैं, अब मुझे 4th डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसको 1 करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 करने के लिए आप देखें, अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ रो 4 को 2 के साथ तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखें इस रो में भी आपके पास -2 और 2 मौजूद है। अगर मैं अपनी ईज़ के लिए, वैसे ये ऑप्शनल स्टेप है कि आप R5 को भी डिवाइड कर दें रो 2 से, तो आपके पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगी R5। तो मैं दोनों R4 और R5 दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। दिस इज़ रो इक्विवेलेंट टू, ऑपरेशन में करने लगी हूँ 1/2 टाइम्स R4 एंड 1/2 टाइम्स R5। तो देखते हैं हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने R4 और R5 को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो फर्स्ट 3 रोज मेरे पास सिमिलर रहेंगी। और रो 2 में मेरे पास यहाँ 2 और 2 की जगह 1 1 आ गया है, और रो 5 में यहाँ -2 और 2 की जगह -1 और 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स मेरे पास 4th रो का ये पिवट है 1 हो गया है। अब मुझे इस पिवट के ऊपर इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है इसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है। उसके लिए मेरे पास अगेन इन 4 रोज़ पे ऑपरेशन होंगे, रो 1 पे, रो 2 पे, रो 3 पे एंड रो 5 पे। रो 1 पे क्या ऑपरेशन होगा, अगर मैं 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 3 टाइम्स रो 4 तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। फिर रो 2 के लिए R2 में से अगर मैं ऐड कर दूँ 2 टाइम्स रो 4 तो ये 0 हो जाएगा। R3 में से सब्ट्रैक्ट करूँ रो 4 तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। और R5 में अगर मैं ऐड कर दूँ रो 4 तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने रो 1 2 3 और 5 पे ये ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, तो मेरे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे देखें मेरे पास सिर्फ लास्ट में ये कॉलम रह गया है। इसका जो आपके पास 5th रो का पिवट है ये ऑलरेडी 1 है, 1 आ गया। अब मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा लास्ट स्टेप ये है कि मुझे इस 1 से ऊपर के सब एलिमेंट्स को 0 करना है। तो उसके लिए मैं ऑपरेशन करूँगी। दिस इज़ रो इक्विवेलेंट टू, ऑपरेशंस लिखते हैं पहले। अगर मैं R1 में R5 को मुझे यूज़ करते हुए करना है, R1 में अगर मैं ऐड कर दूं 2 टाइम्स R5 तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद R2 में
अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ R5 R2 माइनस R5 तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। R3 में अगर मैं ऐड कर दूँ R5 तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी R4 का एलिमेंट मेरे पास 0 है। तो ये 3 ऑपरेशंस करते हैं अपने फर्स्ट 3 रोज पे। स्टूडेंट्स ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये रिजल्टेंट फाइनल मैट्रिक्स आ गया है। मेरे पास ये अपना गिवन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में आ गया है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया जो इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स वाली फॉर्म है। और अगर अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया को अगर चेक करें तो आपके पास रैंक ऑफ ए, दिस इज द मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, इसका रैंक है आपके पास 5 1 2 3 4 5। देयर आर 5 नंबर ऑफ रोज, नॉन जीरो नंबर ऑफ रोज। तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 5 विच इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको कंसिडर करें, इसकी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 5 हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स या वेरिएबल्स भी मेरे पास 5 है, x1 x2 x3 x4 एंड x5। तो इन दैट केस वी गेट अ यूनिक सोल्यूशन। एंड व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन लिखते हैं। अब अपने इस मैट्रिक्स को मैं वापस इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगी। तो आपके पास जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसका वेरिएबल है x1 इक्वल्स टू 1, x2 सेकेंड मेरे पास x1 का कोएफिशिएंट 0 है, x2 का कोएफिशिएंट 1 है, तो मेरे पास इधर से x2 की वैल्यू आएगी, बाकी कोएफिशिएंट 0 है तो बाकी मेरे पास वेरिएबल 0 आज हो जाएंगे, और x2 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट मेरे पास जो थर्ड रो है वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मेरे पास थर्ड x3 का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से x3 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली रो 4 से मेरे पास x4 का कोएफिशिएंट 1 है, x4 इक्वल्स टू 1, and similarly x5 equals to 1. So this is the solution, the unique solution of our given system of linear equations. Students, अब मैं चाह रही थी कि एक केस आपको मैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड का डिफरेंट क्राइटेरिया जो है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो मैं आपको करवा दूँ। तो अब हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से एक केस 2 पढ़ा था जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, तो उसी को मैं गॉसियन एलिमिनेशन को एक्सटेंड करती हूँ गॉस जॉर्डन में और देखती हूँ कि फिर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो क्या आता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सेम क्वेश्चन है जिसे मैंने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। और यहाँ पे ये मेरे पास वो केस बनता है जब मेरे पास सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के। तो यहाँ पे मैंने इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस किया था एशेलन फॉर्म में। यहाँ तक जो है मेरे पास एशेलन फॉर्म आ गई थी और मैंने उसके आगे एशेलन फॉर्म के बाद इसको वापस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख के इसके सॉल्यूशंस निकाले थे। लेकिन अब मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ कि मैं यहाँ तक तो मेरे पास सेम वही स्टेप्स होंगे जहाँ मैं अपने मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में लेकर आऊँगी यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन। तो गॉस जॉर्डन के लिए सिर्फ मेरे पास ये होता है कि मुझे इससे आगे ही स्टेप में इसको एशेलन फॉर्म को रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में करना होता है। इसी को मैं एक्सटेंड करके रिड्यूस एशेलन फॉर्म अपनी लेकर आऊँगी इस सेम मैट्रिक्स की। स्टूडेंट्स, ये मैंने अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिया है अपने सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस का। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद मैंने ऑपरेशन किया था, मैंने R1 को इंटरचेंज किया था R3 के साथ, रो 1 को और रो 3 को। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट हेयर टू गेट द एलिमेंट 1। यहाँ पे जब 1 एलिमेंट आएगा तो मेरे पास इससे नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो करना फिजिबल होगा। तो मैंने अपने सबसे पहले यहाँ पे अपना फर्स्ट जो पिवट है फर्स्ट रो का उसको 1 ले आई। अब इससे नीचे के 2 एलिमेंट्स को ज़ीरो करने के लिए मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, दिस मैट्रिक्स इज़ रो इक्वलेंट टू। अब इन 2 एलिमेंट्स को ज़ीरो करने के लिए ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया था R2 माइनस 3R1 एंड R3, और इसको ज़ीरो करने के लिए R3 माइनस 5 टाइम्स R1, और मेरे पास रो 1 एज इट इज़ रहेगी 1 1 3 2। R2 पे ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गई थी 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 1, और R3 पे ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद R3 मेरे पास आ गई थी 0 माइनस 7 माइनस 14 एंड माइनस 7। मैंने अपने सेकेंड पिवट को 1 करने के लिए मल्टीप्लाई किया था रो 2 को -1 के साथ।
मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है, R2 को मल्टीप्लाई किया है -1 के साथ, तो मेरे पास जो सेकंड पिवट है मेरे पास वो 1 आ गया है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में जब एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करना था गॉसियन एलिमिनेशन को यूज़ करते हुए, तो इस पिवट से सिर्फ नीचे के एलिमेंट को ज़ीरो किया है। अब थोड़ा सा डिफरेंस गॉस जॉर्डन के केस में ये आएगा कि मैं अपने सेकंड जो मेरे पास पिवट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को बाकी एलिमेंट्स को पूरे कॉलम के ज़ीरो करना है। अब मुझे इसको भी ज़ीरो करना है और जो एक्स्ट्रा अब इस गॉस जॉर्डन के केस में मुझे इस एलिमेंट को भी ज़ीरो करना है। तो यहाँ पे R1 और R3 पे मैं ऑपरेशंस करूँगी। यहाँ मैंने ऑपरेशंस देख ली हैं कि R1 पे ऑपरेशन होगा, R1 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी R2 तो ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा, R1 माइनस R2, और R3 में जब मैं ऐड करूँगी 7 टाइम्स R2 तो ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में आप देखिए यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन जब किया था इन केस ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, तो मैंने सिर्फ 1 ऑपरेशन किया था, R3 + 7 R2, सिर्फ 1 ऑपरेशन यहाँ पे ये इस रो पे किया था मैंने। इस रो को, इस एलिमेंट को चेंज नहीं किया था इन केस ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन। तो इस केस में, इन केस ऑफ गॉस जॉर्डन, मुझे इसके नीचे के एलिमेंट के साथ साथ इसके ऊपर के एलिमेंट को भी ज़ीरो करना है। तो अपनी रिजल्टेंट रो देखते हैं। यहाँ पे मैंने R1 में से जब R2 सब्ट्रैक्ट किया है तो मेरे पास ये रो 1 आ गई है, इसमें कन्वर्ट हो गई है, और R3 जो है मेरे पास R3 + 7 R2 करने के बाद रो 3 मेरे पास ये ज़ीरो रो आ गई है। आप लास्ट लेक्चर में भी देखें जैसे R3 + 7 R2 करने के बाद मेरे पास जो लास्ट रो है वो ज़ीरो रो बन गई थी। स्टूडेंट्स, अब ये मेरे पास जो है रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म आ गई है हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। मुझे इसमें ये एलिमेंट ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि आपका फर्स्ट पिवट जो है वो 1 हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में बाकी एलिमेंट ज़ीरो हों। तो फर्स्ट पिवट 1 है और बाकी एलिमेंट ज़ीरो हैं। फिर सेकेंड रो का जो पिवट है वो भी 1 हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी एलिमेंट ज़ीरो हों। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास सेकेंड रो में जो इसका पिवट है वो ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी एलिमेंट ज़ीरो हैं। और अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड रो जो है वो ज़ीरो रो आ गई है और इसमें हमारे पास पिवट नहीं है। ज़ीरो रोज़ में हमारे पास पिवट नहीं है, तो इसके लिए हमें, अगर यहाँ पिवट होता, यहाँ 1 होता, तो हम इसके ऊपर के एलिमेंट्स को ज़ीरो करते। लेकिन क्योंकि थर्ड रो में पिवट नहीं है इसलिए हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी दिस इज़ द रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स इसके सेम वही कंडीशन है जो लास्ट लेक्चर में थे, दैट रैंक ऑफ ए था मेरे पास। दिस इज़ द मैट्रिक्स ए, इसका रैंक है मेरे पास 2, क्योंकि इसके में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज जो है मेरे पास 2 हैं। रैंक ऑफ ए बी, दिस इज़ ए बी और इसका रैंक भी 2 है मेरे पास क्योंकि इसकी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज भी 2 है। दिस इज़ द ज़ीरो रो, इसका भी रैंक 2 है। और मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स हैं 3, जो गिवन मेरे पास सिस्टम था उसमें 3 वेरिएबल्स थे। तो व्हेन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं आपके सिस्टम के। और ये सॉल्यूशंस फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए हम अपने जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में उसको दोबारा से अपने इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट जो है रो, उससे मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगी विच इज़ x1 + x3 = 1। सेकेंड रो से सेकेंड इक्वेशन लिखूंगी, x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 + 2x3 = 1। अब मेरे पास जब इक्वेशंस कम हैं और अननोन ज़्यादा हैं तो मैं क्या करती हूँ, किसी एक वेरिएबल को फिक्स करती हूँ या किसी एक वेरिएबल को हम फ्री वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि दैट x3 = t इज़ अ फ्री वेरिएबल और फिर मैं x3 की वैल्यूज़ 1 और 2 में पुट करूँगी। तो 1 गिव्स x1 + t = 1 और यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 1 - t and 2 gives, इक्वेशन नंबर 2 gives x2 + 2 टाइम्स x3 की वैल्यू t पुट करूँगी तो 2t
इक्वल्स टू 1 और x2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ जाएगी 1 माइनस 2t। तो यहाँ पे मेरे पास x3 इक्वल्स टू t, x1 इक्वल्स टू 1 माइनस t एंड x2 इक्वल्स टू 1 माइनस t। मेरे पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अ फ्री वेरिएबल आ गई है। तो यहाँ से मैं t की वैल्यूज़ को जितनी भी वैल्यूज़ मैं t को देती जाऊँगी मेरे पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस आते जाएंगे x1, x2 और x3 के। बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास। अगर आप गॉसियन एलिमिनेशन के केस में देखें, गॉसियन एलिमिनेशन में थोड़ा सा मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सी बस लंबी आई थी, विच इज़ x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 2। और आपके पास गॉस जॉर्डन के केस में ये फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ x2 का थोड़ी सी ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो गई है ये इक्वेशन। बाकी मेरे पास x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 1 रिमेन सेम। तो थोड़ा सा गॉस जॉर्डन में आपके पास थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा हो जाती है और आपके पास जो रिजल्टेंट इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस आती हैं वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती हैं। तो आंसर देख लें, आपका दोनों को इसमें सेम है, x3 इक्वल्स टू t इन दिस इज द केस ऑफ द गॉसियन एलिमिनेशन। और यहाँ पे हमने गॉस जॉर्डन से सॉल्व किया। तो x3 इक्वल्स टू t, x1 इक्वल्स टू 1 माइनस t एंड x2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2t। तो यहाँ पे मैंने गॉसियन एलिमिनेशन के केस में लिखा था as t is a free variable, so by giving t different values we can get infinite number of solutions of our variables. So students, this is it for the today's lecture, and in the next lecture learn the consistency criteria for homogeneous system of linear equations, and we will solve the different questions of homogeneous system of linear equations. If you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Take care.